इस वीडियो में हम लोग एक यूनिक बीमारी डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है ये बहुत ही असामान्य बीमारी होती है और लगभग वर्ल्ड पॉपुलेशन में 10,000 में मतलब एवरेज कह सकते हैं कि 10,000 में से एक दो मरीज में ही देखने को मिलती है। कुछ रिसर्च में लाखों में भी ये एक मरीज में देखने को मिलती है। तो ऐसे ही इसको समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही असामान्य, बहुत ही अनकॉमन, दुर्लभ टाइप की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर पर खुजली वाले दाने और फफोले बनने लगते हैं। तो ये जो खुजली वाले दाने और फफोले होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, जैसे कि बिल्कुल ओस की बूंदें होती हैं तो उस तरह के होते हैं। बहुत छोटे छोटे मल्टीपल की संख्या में होंगे, एक साथ ही क्लस्टर्ड, इसलिए इनका नाम हर्पीज पड़ा, हर्पेटिफॉर्मिस की हर्पीज लाइक दाने, जैसे 1 से 2 के मल्टीपल छोटे 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 पानी भरे हुए फफोले देखने को मिलेंगे। और चूंकि व्यक्ति खुजली बहुत होता है तो खुजला करके उनको खुजली वाले दानों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये विशेष करके जो एल्बो होता है, जो एक्सटेंसर सरफेस इसको बोला जाता है, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो मतलब जो हाथ का बाहरी हिस्सा है उस पे होता है, मतलब जो कोहनी का ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट जो घुटने वाला ज्वाइंट है वहां पर देखने को मिल जाता है, पीठ के निचले हिस्से में देखने को मिल जाता है, बटक्स पर भी देखने को मिल जाता है और इनके आसपास वाले एरिया में भी देखने को मिल जाता है। और खुजली से मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इसकी खुजली साधारण जो खुजली वाली दवाइयां होती है जो एलर्जी की, उससे जल्दी शांत भी नहीं होती, उससे मेंटेन भी नहीं हो पाती, मतलब व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये परेशानी होती कैसे है। तो ये परेशानी होती है, एक तत्व होता है हमारे खाने में, उसका नाम होता है ग्लूटन। तो उस तत्व की वजह से हमारे जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज होता है एक एंजाइम, तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बन जाती है। तो वो एंटीबॉडी ही इस परेशानी को पैदा करता है। तो जैसे आप जेनेटिकली ससेप्टिबल थे कि आपने ग्लूटन वाली जो डाइट खाई, ग्लूटन जिन जिन खानों में होता है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो खाने के रिस्पॉन्स में शरीर में एंटीबॉडी बन गई। तो ये एंटीबॉडी ही स्किन में रैशेस पैदा करती है और यही एंटीबॉडी पेट की कुछ बीमारी होती है, पेट में परेशानी होती है, वो पैदा करती है। तो पेट में जो बीमारी पैदा करती है उसका स्पेसिफिक नाम होता है सीलियक डिजीज, और जो स्किन में प्रॉब्लम हुई उसका नाम हुआ डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो जिनको स्किन में परेशानी है तो उनके पेट में 90% केसेस में प्रॉब्लम आती है। कई बार मरीज को कोई लक्षण खास नहीं होता है, हल्का फुल्का परेशानी होता है तो मरीज उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यदि इंडोस्कोपी जो नली डाल के देखी जाती है पेट में, उसको देखा जाए तो 90% मरीजों में सीलियक डिजीज पाया जाता है, मतलब आंत में चेंजेस पाए जाते हैं। तो किसी में ज्यादा चेंज होता है तो उसको लक्षण होता है अपच, डायरिया, गैस बनना, ये सब शिकायत होती है। जिनमें हल्का फुल्का होता है तो उनमें उतनी परेशानी नहीं होती है। इसी तरह से जिसको सीलियक डिजीज, जैसे मान लीजिए किसी के पेट, जैसे पेट वाले डॉक्टर के पास पहुंचा मरीज, वहां सीलियक डिजीज निकला, तो सीलियक डिजीज वालों में 20 से 25% केसेस में स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्किन में जब परेशानी आती है तो अक्सर डॉक्टर आपका बोलता है कि आप पेट वाले डॉक्टर से एक बार एंडोस्कोपी करा के चेक करवा लें ताकि आपके पेट में परेशानी है कि नहीं है। तो ये दोनों का स्ट्रांग एसोसिएशन होता है। और जो ये परेशानी है तो उसके पीछे जो ग्लूटन की हमने बात की, तो ग्लूटन 4 जो फूड होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में होता है। पहला तो गेहूं, ओट, बार्ली एंड राई। ये 4 चीज आपको ध्यान देना है। इन वीट, मतलब कि जो गेहूं है, सबसे ज्यादा अपने यहाँ एरिया में वीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये 4 चीजें जो होती हैं इस बीमारी में मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। इन्हीं 4 चीजों से बचना है इसके इलाज के लिए भी, क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह से संभव तभी हो पाएगा जब आप इन खानों से जिस चीज से परेशानी हो रही है उस चीज से आप बचें। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। इसकी जो डायग्नोसिस होती है डॉक्टर्स के लिए कई बार बड़ा क्लियर होती है। देख करके जो विशेष दाने होते हैं, जो छोटे 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 1 से 2 के एक साथ इकट्ठा हुए और जो जगह मैंने बताया उन जगहों पे दाने आते हैं, तो ये परेशानी सस्पिशन डॉक्टर को पैदा हो जाता है। जिन केसेस में कंफ्यूजन होता है उन केसेस में डॉक्टर स्किन का छोटा सा पीस लेकर के जांच के लिए भेज देता है, जिसको बायोप्सी बोला जाता है। और साथ में DIF टेस्ट, एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, वो बहुत पॉपुलर है, इस परेशानी में काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है DIF टेस्ट। तो इससे अधिकांश केसेस का सॉर्ट आउट हो जाता है। तो जब डॉक्टर आपका बायोप्सी और DIF का सलाह दे तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपको तुरंत राजी हो जाना है, टेस्ट करवा लेना है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट में जो दवाई सबसे ज्यादा कारगर इस्तेमाल होती है वो होती है डेप्सोन नाम की दवाई।
तो डेप्सॉन नाम की दवाई इतनी कारगर होती है कि आपने दवाई खाई और तत्काल आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ घंटे में ही मरीज की खुजली कम होना शुरू हो जाता है, कुछ दिनों में दाने खत्म हो जाते हैं अधिकांश केसेस में। हालांकि कुछ केसेस में पूरा नहीं रिस्पॉन्स आता है तो दूसरी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। अब डेप्सॉन दवाई के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये सभी मरीजों को सूट नहीं करती है। कुछ मरीजों में कुछ कुछ साइड इफेक्ट पैदा करती है, जैसे खून की कमी करना, इसी तरह से लीवर के ऊपर डैमेज करना, इसी तरह से बोन मैरो के ऊपर एग्रेनुलोसाइटोसिस, डेप्सॉन सिंड्रोम, ड्रेस सिंड्रोम। तो डेप्सॉन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिसके लिए डॉक्टर आपका बीच बीच में कुछ टेस्ट कराता रहेगा डेप्सॉन के साइड इफेक्ट को देखने के लिए। जैसे आपका सीबीसी करवाएगा, एलएफटी करवाएगा, जी6पीडी करवाएगा। तो इन सब टेस्ट से डॉक्टर साइड इफेक्ट पता करने की कोशिश करता है कि डेप्सॉन आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आपको डेप्सॉन सूट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर दूसरी दवाइयों का मदद लेता है, जिसमें कि सल्फापायरिडिन या सल्फासैलिजिन नाम की दवाई प्रीफर की जाती है। लेकिन डेप्सॉन, सल्फापायरिडिन या सल्फासैलिजिन ये तीनों सल्फा ग्रुप की दवाई हैं। तो कुछ मरीजों में सल्फा ग्रुप की दवाई से एलर्जी होती है, तो ये तीनों दवाइयां इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। तो उन कंडीशन में दूसरी दवाइयों का मदद लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेप्सॉन से पूरी तरह रिस्पॉन्स न आए तो उस कंडीशन में दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि कॉल्चिसिन नाम की दवाई इस्तेमाल की जाती है। इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाई जैसे एजाथायोप्रिन या मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई डॉक्टर इस्तेमाल करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बीमारी में डॉक्टर साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल कम करते हैं, मेथोट्रेक्सेट या एजाथायोप्रिन को ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। इसी तरह से अब कुछ नई दवाइयां भी उपलब्ध हो गई हैं जो कि जटिल से जटिल केसेस में भी कामयाब साबित हो रही हैं, जैसे कि रिटक्सीमैब नाम की दवाई और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG नाम की दवाई। तो ये दोनों दवाइयां जटिल से जटिल केसेस में भी इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। लेकिन इन दवाइयों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी के समय इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, जो कि साधारण व्यक्ति की क्षमता से बहुत ज्यादा बाहर है। मतलब कई हजार में लाखों में इनकी कीमत है। तो जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो ऑप्शन है, लेकिन जो पुअर पेशेंट है उनके लिए ऑप्शन ब्लॉक हो जाता है, खत्म हो जाता है। हालांकि ये अच्छी दवाइयां बन के उभर रही हैं। जो लगाने वाली दवाइयां इसमें इस्तेमाल की जाती हैं वो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की क्रीम इस्तेमाल की जाती है, जैसे क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल, या फिर जो डेप्सॉन हमने दवाई की बात की तो उसी की लगाने वाली ट्यूब भी अब मौजूद है, डेप्सॉन जेल, तो उसे भी इस्तेमाल कर ली जाती है। लेकिन लगाने वाली दवाइयों की उपयोगिता कम है इस बीमारी में, मतलब थोड़ा ही उपयोगी होती है, कुछ हद तक ही उपयोगी होती हैं। इस बीमारी के इलाज में जो सबसे महत्वपूर्ण, दवाई के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो है आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेना। तो ग्लूटेन फ्री डाइट बहुत ही जरूरी होता है, और ग्लूटेन फ्री डाइट की हमने जो बात की तो उससे आपको बिल्कुल बचना है। तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे मरीजों में धीरे धीरे कई महीनों में एक समय आता है कि यदि ग्लूटेन फ्री डाइट पर रहे मरीज तो बिना किसी दवाई के ही ये परेशानी दूर हो जाती है। और कई बार होता है कि 40 के बाद यदि 50 के बाद यदि व्यक्ति स्ट्रिक्टली ग्लूटेन फ्री डाइट पे है तो ये बीमारी लंबे रिमिशन में चली जाती है, खत्म भी हो जाती है। तो इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर की चीजों में भी ग्लूटेन मिला होता है, जैसे पैकेट वाली चीजें, बिस्किट, नमकीन, उसमें भी ग्लूटेन मिला होता है और मरीज ये सोच रहा होता है कि मैं तो इन चीजों को खा ही नहीं रहा हूँ। जैसे जैसे उसने रोटी छोड़ दिया और ओट छोड़ दिया, बार्ली छोड़ दिया, राई छोड़ दिया, तो ये अक्सर कहता है कि मैं तो खा नहीं रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है कि बाहर की चीजें तो कभी नहीं खा लेते हो, कभी बिस्किट, कभी नूडल्स, कभी इस तरह की चीजें तो नहीं ले लेते हो, तो फिर आंसर आता है कि हाँ कभी कभी उन सब चीजों का भी कंजम्पशन कर लिया जाता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम एक्सरबेट हो जाता है। अब ये जब चीजें खाने की बंद की जाती है तो मरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमेशा ये रहता है कि आपने तो सारी चीजें बंद करवा दी, तो फिर हम खाएं क्या? तो उसके पास दो अच्छा ऑप्शन बचता है, वो बचता है चावल, राइस एंड मक्का। ये दो चीजें बचती हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं और वो आपको प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा। बाकी आप दाल, बाकी चीजें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो डाइट हो जाएगा मरीज का वो मक्के की रोटी हो सकती है और चावल की रोटी, या चावल आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे होता है, मैनेज करना होता है। दूसरी चीज, इसमें आपको पेट के डॉक्टर से भी निगरानी करवाते रहना, मिलते रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ रिपोर्ट हैं, कुछ मतलब असामान्य परिस्थितियों में इस बीमारी में पेट का कैंसर, पेट का स्मॉल इंटेस्टिन का जो लिम्फोमा है वो पैदा होते हुए देखा गया है। तो जब भी आपका डॉक्टर पेट के डॉक्टर से आपको बोले कि आपको मिलना है, जांच करवाना है, तो आपको उससे उसकी बातों को नकारना नहीं है। वो आपकी सेफ्टी के लिए ही सलाह दे रहा है। अक्सर मरीज ये क्वेश्चन करते हैं कि परेशानी तो चमड़ी पे है,
पेट में कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों भेज रहे हैं, झूठ मूठ का मेरा पैसा, समय, बाकी चीज़ें बर्बाद करवाएंगे। वो झूठ मूठ की चीज़ें नहीं है, वो आपको पोटेंशियल फ्यूचर में होने वाले खतरनाक परेशानी से बचाने के लिए आपका डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि आप ऐसी जगह पर चले जाएं। तो निष्कर्ष के तौर पर ये बहुत ही दुर्लभ और सामान्य बीमारी है। इसके जो लक्षण है उसमें छोटे छोटे खुजली वाले दाने, जो कि साधारण खुजली वाले दवाइयों से नहीं जाते हैं, स्पेसिफिक जो इसकी दवाइयां हैं वही लेने पे जाते हैं। इसके लिए डेप्सॉन बहुत ही कारगर दवाइयां हैं। दूसरी भी बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं यदि किसी कारणवश डेप्सॉन न लिया जा सके तो। ग्लूटेन फ्री डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। पेट के डॉक्टर के संपर्क में पेट की असामान्य बीमारी कैंसर से बचने के लिए उसके कंसल्टेशन में रहना भी बहुत जरूरी है। यदि सही से मैनेज किया गया तो ये परेशानी पूरी तरह से आपको छोड़ भी सकती है। थैंक यू।